बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर में हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस किया था। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ उसी में से फिजिकल क्वांटिटीज़ की एक टाइप है। इसको हम बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ भी कहते हैं। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ का हमने वहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट तो ले लिया था, यानी कि डेफिनेशन वगैरह तो हमने देख ली थी, लेकिन यहाँ पर हम इसको पूरा एक्सप्लेनेशन इसकी देंगे, पूरी तरह से इसको डिटेल में समझेंगे। और इस कितनी होती हैं, वो मैंने आपको बताया था कि 7 होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, उनके ऐसा यूनिट्स क्या हैं, उनकी डायमेंशंस क्या हैं, वो सब हम इस लेक्चर में देखेंगे। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की सबसे पहले हम डेफिनेशन को देख लेते हैं कि दीज आर दोज क्वांटिटीज़, ये वो क्वांटिटीज़ होती हैं दैट आर यूनिक, जो कि यूनिक हों। यूनिक का क्या मतलब होता है? सब तमाम चीज़ों से अलग, एक मुख्तलिफ चीज़, ठीक है। मुख्तलिफ किस तरह से होंगी? इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी तमाम चीज़ों से। इनकी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो फंडामेंटल होंगी, बेसिक होंगी। फंडामेंटल का मतलब मैंने आपको बताया था कि बुनियादी। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो दूसरी क्वांटिटी से डिफरेंट होंगी, मुख्तलिफ होंगी, यूनिक होंगी। इसलिए यहाँ पर वर्ड यूनिक यूज़ किया गया है। एंड डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी, और ये किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। ये है इसकी मेन डेफिनेशन। ये भी है, लेकिन इसका जो इस डेफिनेशन का जो मेन पार्ट है ना, वो डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी है। अब इसको कैसे समझ सकते हैं? देखें, हम एक एग्जांपल लेते हैं। डेली लाइफ में हमारे पास वुड है, ठीक है। वुड आप देखते हैं, हम दरख्त से जो लेते हैं वुड, वो वुड है। उस वुड से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, सच एज हम बनाते हैं फर्नीचर वगैरह बनाते हैं। हम उसको बिल्डिंग्स वगैरह में जो वुड वर्किंग होती है उसके लिए यूज़ करते हैं। हम उसको क्राफ्ट्स वगैरह में यूज़ करते हैं। तो हम एक वुड से काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन हम वुड को खुद नहीं बनाते, ठीक है। वुड हमारे पास नेचुरली पाई जाती है। तो वुड क्या है? वुड खुद तो किसी चीज़ से मिलकर नहीं बनती, लेकिन हम वुड की हेल्प से और बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे वुड से हम कोयला भी बना सकते हैं। वुड को अगर हम बरेड कर दें अंडरग्राउंड, और काफ़ी ईयर्स के बाद, मिलियंस और मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद अगर आप देखें तो वो कोल में चेंज हो जाती है। यानी कि वुड एक बेसिक है, एक फंडामेंटल है, ठीक है। फंडामेंटल है, बुनियादी है। उस बुनियाद पर हम काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन वो जो खुद है, वो किसी वुड जो खुद है वो किसी और चीज़ से मिलकर नहीं बनती है। सेम यही कॉन्सेप्ट होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ का, ये कि ये क्वांटिटीज़ खुद तो किसी चीज़ से, खुद तो किसी क्वांटिटी से मिलकर नहीं बनती हैं, लेकिन इनको हम इनको यूज़ करते हुए हम दूसरी और फिजिकल क्वांटिटीज़ को बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इस वाली लाइन का जो है ना, वो ये कॉन्सेप्ट है कि ये खुद तो किसी क्वांटिटी से मिलकर नहीं बनती है, किसी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट है, यानी कि हम इनको किसी भी खुद को बनाने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की या किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। ये इटसेल्फ ये कंप्लीट होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो है थोड़ी सी हमने इसको डेफिनेशन थोड़ा एक्सटेंड किया है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म फर्दर फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। ये वही वाली बात कर रहे हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनको हम कंबाइन करके दूसरी क्वांटिटीज तो बना सकते हैं। जो दूसरी क्वांटिटीज बनेगी वो हमने लास्ट लेक्चर में उसको डिफाइन किया था कि वो जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को मिलाकर जो क्वांटिटीज़ बनती हैं उन्हें हम ड्राइव क्वांटिटीज़ कहते हैं। कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम कंबाइन करके ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़ तो बना सकते हैं, बट दे कैन नॉट बी फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अदर क्वांटिटीज़। यानी लेकिन ये जो है, अगर हम ड्राइव क्वांटिटीज़ को कि कोई कॉम्बिनेशन बनाए तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं बन सकती, क्योंकि ये जो है ये इट्सेल्फ नेचुरली अक्कर होती हैं, ठीक है। इसको जो है वो हम ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज से या दूसरी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी से नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इनको मिलाकर हम ड्राइव क्वांटिटीज तो बना सकते हैं, लेकिन ड्राइव क्वांटिटीज से हम फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं बना सकते, क्योंकि फंडामेंटल का मतलब ही होता है बेसिक, जो किसी और चीज़ से मिलकर ना बनी हो, लेकिन उसको मिलाकर हम दूसरी चीज़ें ज़रूर बना सकते हैं। तो ये इस वाली डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट था। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस एंड एक्सप्लेन ऑन देयर ओन, दे डू नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज फॉर द एक्सप्लेनेशन। यानी कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो उनको हम एक्सप्लेन करने के लिए भी, उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए भी, उनका ऐसा यूनिट निकालने के लिए भी हमें दूसरी किसी भी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती है,
वो अपने आप में ही अपने आप को एक्सप्लेन कर देती हैं, यानी कि अपने आप में ही वो कंप्लीट होती हैं, और उनको एक्सप्लेन करने के लिए या उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसी भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती है, या इनका ऐसा यूनिट निकालने के लिए हमें दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ का, कि ये किसी चीज़ से मिलकर नहीं बनती हैं, ये किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं। हाँ, इनको हम कंबाइन करके दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ ज़रूर बना सकते हैं। वो आपको इसका कॉन्सेप्ट और पता चलेगा जब इसकी एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स जब हम देखेंगे ना तो हम आपको उसके बारे में और फर्दर जो है वो आपको पता चलेगा, ठीक है। जैसे अब लेंथ है, ठीक है, हमने पिछली बार भी लेंथ की एग्जाम्पल ली थी, तो इसलिए मैं लेंथ ही डिफाइन कर रही हूँ। लेंथ है, ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ है। अब लेंथ को देखिए आप, लेंथ किसी चीज़ से मिलकर नहीं बनी है, ठीक है, लेंथ किसी चीज़ से मिलकर नहीं बनी है, लेकिन लेंथ को मिलाकर हम बहुत सी फर्दर चीज़ें बना सकते हैं। अब लेंथ को कंबाइन करके हम कैसे बना सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी? एक लेंथ है, ठीक है, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब अगर हम लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है, लेंथ को लेंथ से ही 3 बार मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है, तो हमारे पास बन जाता है एरिया, ठीक है, हमारे पास क्या वॉल्यूम बन जाता है, ठीक है। लेंथ को अगर 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करवाएं तो वो क्या बन जाता है, हमारे पास वॉल्यूम बन जाता है। और वॉल्यूम क्या हुआ फिर? वॉल्यूम एक ड्राइव क्वांटिटी हुआ। क्यों ड्राइव क्वांटिटी हुआ? क्योंकि लेंथ से मिलकर बना है। जब लेंथ कंबाइन हुई मल्टीप्लिकेशन के थ्रू तो हमारे पास एक ड्राइव क्वांटिटी बनी, जो कि क्या हुआ? वॉल्यूम बना, ठीक है। तो इस तरह से हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के थ्रू कंबाइन करते हैं और हम ड्राइव क्वांटिटीज बना सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटीज किसी भी क्वांटिटी से मिलकर नहीं बनती हैं। तो अब तो मैं आपको बताया था कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो 7 होती हैं, और उन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को अब हम देखते हैं एक चार्ट के थ्रू, और उनके यूनिट्स, उनकी डायमेंशंस वो भी देखते हैं। ओके, तो ये हमारे पास एक चार्ट है जो कि शो कर रहा है हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ सिर्फ 7 होती हैं, और आपने इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ को याद रखना है, क्योंकि इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ पर ही आगे ड्राइव क्वांटिटीज़ बनती हैं। सो आपने इनको याद कर लेना है। तो सबसे पहले हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ की हेडिंग है, फिर यूनिट्स हैं, फिर सिंबल है। सिंबल को ही हम डायमेंशन कह देते हैं, ठीक है, सिंबल्स को ही हम दूसरा नाम डायमेंशंस का दे देते हैं, ठीक है, डायमेंशंस का नाम दे देते हैं इन्हें हम। जो मैं डायमेंशन कह रही थी वो एक्चुअली सिंबल्स ही होते हैं, ठीक है, इनका दूसरा नाम डायमेंशन होता है। तो सबसे पहली जो है हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो है लेंथ, जो मैंने आपको बताया था। अच्छा, एसआई यूनिट होते हैं ये, अकेला यूनिट नहीं लिखना चाहिए हमें, यहाँ पर एसआई यूनिट लिखना चाहिए। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होते हैं? देखिए, एसआई यूनिट ना एक सिस्टम है, नंबर यूनिट्स का सिस्टम है। देखिए, जब भी हमें लिखना, अच्छा आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गई कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है ना उनको वो डिपेंड करती हैं 2 चीज़ों पे। अब वो 2 चीज़ें कौन सी होती हैं? एक होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, यानी कि नंबर्स, एक होती है न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि नंबर्स, एक होता है नंबर्स, ठीक है, और या इसको हम मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, और एक होता है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम नंबर या मैग्नीट्यूड को देखते हैं। जैसा कि हमने लेंथ मेजर की थी तो हमारे पास लेंथ आई थी 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर हमारे पास आई थी लेंथ। अब जो 2 है ना यहाँ पर, ये इसका मैग्नीट्यूड है, यानी कि नंबर है। मैग्नीट्यूड का मतलब है एक क्वांटिटी, ठीक है, ये इसकी क्वांटिटी है, और मीटर जो है वो इसका एसआई यूनिट है। अब देखिए, एसआई यूनिट के बगैर, एसआई यूनिट हम क्यों लगाते हैं नंबर के साथ? नंबर तो चलो हमें काउंटिंग के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन एसआई यूनिट हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एसआई यूनिट ना लगाऊं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर मीटर ना लगाऊं तो मैं बोलूँगी कि लेंथ इसकी 2 है। अब 2 मीटर है, सेंटीमीटर है, ये तो हमें नहीं पता चलेगा ना, तो इसलिए एसआई यूनिट की ज़रूरत होती है ताकि हम उसका स्टैंडर्ड जो है उसको हम बता सके कि इसकी जो है वो लेंथ प्रॉपरली, इसको हम डिफाइन कर सके कि लेंथ कितनी है, या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इसका मैग्नीट्यूड कितना है और उसका एसआई यूनिट क्या है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड होता है वो उसका नंबर होता है, और एसआई यूनिट जो होता है वो एक, हमने एक वर्ड उसको डिफाइन करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हम एक वर्ड चूज करते हैं, और फिर वही उसको हम एसआई यूनिट कहते हैं। अब ये जो एसआई यूनिट होता है ना, इसकी फुल फॉर्म होती है, एसआई की फुल फॉर्म होती है सिस्टम इंटरनेशनल। वैसे इंटरनेशनल सिस्टम होती है, लेकिन यहाँ पर एसआई लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल।
इंटरनेशनल सिस्टम वैसे इसकी होती है, बट यहाँ पर जो है वो हम इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं, तो हम इसको सिस्टम इंटरनेशनल बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम इंटरनेशनल होता है। अच्छा, ये एक ऐसा सिस्टम इंटरनेशनल का क्या मतलब है? वैसे ऐसा यूनिट्स के बहुत सारे सिस्टम, यानी यूनिट्स के बहुत सारे सिस्टम होते हैं, मिनट, सेकंड और एमएस सिस्टम भी होता है। ठीक है, काफ़ी सारे सिस्टम्स होते हैं, लेकिन हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं सिस्टम इंटरनेशनल को। सिस्टम इंटरनेशनल को हम इसलिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि अगर आप कहीं भी जाएंगे ना पूरी दुनिया में, इंटरनेशनल का मतलब होता है पूरी दुनिया से, मतलब इंटरनेशनल वर्ड रिप्रेजेंट करता है पूरी दुनिया को। आप कहीं भी पूरी दुनिया में जाएंगे ना, आप उस पर्सन को बोलेंगे कि हमें जो है वो 2 मीटर, हमें जो है वो कोई भी कपड़ा जो है वो 2 मीटर चाहिए, तो उसे समझ में आ जाएगा कि 2 मीटर कितना होता है। वैसे आपने देखा कि हमारे जो रीजनल हमारे शॉपकीपर्स होते हैं, हमारे पाकिस्तान में जो है वो चलता है वैसे ये SI यूनिट चलते हैं, लेकिन बाकी दुनिया में अगर आप जाएं तो वहाँ पर डिफरेंट यूनिट्स यूज़ किया जाता है रीजनल एरियाज़ में, यानी कि गांव वगैरह में इसको मेजर करने के लिए लेंथ वगैरह को, मास को, डिफरेंट यूनिट्स जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट यूनिट्स जो है वो सेट किए गए होते हैं। लेकिन फिर इसी अब देखें, पूरी दुनिया में अगर कोई भी पर्सन जाएगा तो, और वो उसको जो है वो कोई कपड़ा, फॉर सपोज पाकिस्तान से कोई जा रहा है, कोई बाहर इंडिया वगैरह में या कोई बांग्लादेश में या किसी भी दूसरे फॉरेन कंट्री में, तो उसे जो है वो अब कपड़ा लेना है, कोई भी 2 मीटर कपड़ा लेना है उसे। तो अगर उस पर्सन को मीटर का नहीं पता होगा ना, शॉपकीपर को, तो वो उसको कपड़ा दे नहीं पाएगा, और इस तरह से भी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। हम बाहर जाकर हम जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से इसी मसले को हल करने के लिए साइंटिस्ट ने एक सिस्टम निकाला यूनिट्स का, जिसे हम कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, उस सिस्टम के थ्रू उन्होंने हर चीज़ को, हर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कुछ यूनिट्स निकाले, और ये यूनिट पूरी दुनिया में समझे जाते हैं, पूरी दुनिया में इन्हीं यूनिट्स को इस्तेमाल किया जाता है। ये क्यों निकाले कि इसी वजह से निकाला कि ताकि जो एक दूसरे की लैंग्वेज को समझने में मुश्किल आ रही थी ना हमें, कि मीटर में, हमारी लैंग्वेज में अगर हम उर्दू में से मीटर कहते हैं, या फॉर सपोज हम हमारे कंट्री में मीटर यूनिट यूज़ होता है लेंथ के लिए, तो दूसरी कंट्रीज़ में शायद मीटर यूनिट ना यूज़ होता हो। इसी वजह से इसी मसले को हल करने के लिए साइंटिस्ट ने एक सिस्टम निकाला यूनिट्स का, जिसे हम SI सिस्टम कहते हैं। SI सिस्टम का जो जितने भी यूनिट्स हैं ना, ये मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड यही यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम उनको कहते हैं SI यूनिट्स, यानी SI यूनिट्स के थ्रू ये सिस्टम, SI यूनिट्स के सिस्टम के थ्रू ये यूनिट्स निकाले गए हैं। ठीक है, तो अब आई होप आपको समझ में आएगा कि ऐसा यूनिट्स क्या होते हैं और सिंबल्स होते हैं। इन्हीं यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, इन्हीं क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोई एक लेटर, एक अल्फ़ाबेट निकाल लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि भाई यहाँ पर अगर M लिखा हुआ है तो यहाँ पर लेंथ की बात हो रही है, जिसका यूनिट मीटर है। ठीक है, इस तरह से kg लिखा होता है तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर मास की बात हो रही है, जिसका यूनिट किलोग्राम है। तो इन्हीं यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के कुछ अल्फ़ाबेट्स निकाल लेते हैं जो कि इन्हीं यूनिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है वो है लेंथ, ठीक है, जिसका यूनिट मीटर है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी जो है लेंथ, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं तो उसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है मास। मास मैंने आपको बताया था क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, उसको मास कहते हैं। मास का यूनिट होता है किलोग्राम और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं kg से। थर्ड है जी टाइम। देखिए लेंथ भी किसी चीज़ से मिलकर नहीं बनती, ठीक है, इसका यूनिट भी आपको याद रखना है, ये फंडामेंटल है। मास भी किसी चीज़ से मिलकर नहीं बनता, जस्ट ये मैटर की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसी भी बॉडी में जो मैटर की क्वांटिटी पाई जाती है ना, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम मास का वर्ड यूज़ कर देते हैं। उसका यूनिट होता है kg और उसको हम किलोग्राम यानी कि उसको हम kg से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से होता है टाइम। टाइम भी किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है। आप ज़रा थोड़ा आप खुद भी ऑब्जर्व किया करें कि जो टाइम है या कोई भी इस तरह की क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उसको पढ़ने के बाद ना ये वाला कॉन्सेप्ट आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि जो वाकई में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, यानी कि किसी भी चीज़ पर फर्दर डिपेंड नहीं करती हैं। ठीक है, इस तरह से टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसका यूनिट होता है जी सेकंड, और सेकंड जो है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे तो हम टाइम को मिनट्स में भी मेजर करते हैं, ठीक है, और हम इसको आवर्स में भी मेजर करते हैं, लेकिन जिसका ऐसा यूनिट है वो हमारे पास सेकंड है। ठीक है, आपके पास अगर प्रॉब्लम्स में जैसे फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, उसमें बच्चों की सबसे ज़्यादा गलती ये होती है कि वो क्या करते हैं कि जो हमारे पास यूनिट गिवन होता है ना, फॉर सपोज अगर टाइम जो है वो आवर्स में गिवन है तो वो आवर्स को लेकर ही फॉर्मूला अप्लाई करके उसको सॉल्व कर देते हैं, उनका आंसर गलत आ रहा होता है। क्यों गलत आ रहा होता है? क्योंकि जब भी आपके पास
कोई दूसरा यूनिट गिवन है, जैसे टाइम का अगर आपके पास मिनट्स गिवन है या आर गिवन है, तो आपने सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना है एसआई यूनिट्स में, यानी कि आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है उसे, ठीक है। इस तरह से अगर आपको लेंथ का गिवन है सेंटीमीटर में, आपको गिवन है लेंथ के 200 सेंटीमीटर, तो आपको सबसे पहले उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, देन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और आपका आंसर जो है वो करेक्ट आएगा। अदरवाइज आपका आंसर हमेशा गलत आएगा और प्रॉब्लम आपकी हमेशा गलत होगी। और ये अक्सर बच्चों की मैंने नोट किया है, तो इसलिए मैंने आप पर इसको रिनोट कर दिया है। तीसरा जो है वो हमारे पास टेम्परेचर है। टेम्परेचर क्या होता है वो आपको पता है कि जो टेम्परेचर, दर्जा हरारत, इस पॉइंट पर, क्योंकि अभी आपने फिजिक्स का बिल्कुल स्टार्ट लिया है 9th क्लास में, तो अभी आपको इतना ही पता होगा टेम्परेचर जो है वो दर्जा हरारत होता है। लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आगे जाएंगे, आई थिंक 8th और 9th चैप्टर है, तो उसमें जो है वो आपको टेम्परेचर की एक्चुअल मीनिंग पता चलेगी। तो टेम्परेचर का जो है वो भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसका यूनिट होता है केल्विन और उसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे तो हम टेम्परेचर का सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में भी मेजर करते हैं, लेकिन जब भी आपको फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में गिवन होगा तो आपने सबसे पहले उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इसका ऐसा यूनिट जो है वो केल्विन है, ठीक है। देन इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट तो सबको पता होगा कि फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पेयर में मेजर करते हैं और इसका सिंबल होता है ए, या इसकी डायमेंशन होती है ए। उसके बाद वैसे डायमेंशन का मतलब ना डिफरेंट होते हैं, डायमेंशन का मतलब डायरेक्शन होता है, लेकिन हम सिंबल्स को भी अक्सर जो है वो डायमेंशंस कह देते हैं। सो थर्ड वन इज लुमिनियस इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ लाइट। पंजाब बोर्ड में लिखा हुआ है इंटेंसिटी ऑफ लाइट और सिंध बोर्ड में लिखा हुआ है लुमिनियस इंटेंसिटी। तो लुमिनियस इंटेंसिटी मतलब होता है लाइट की जो शिद्दत है उसको हम लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस वर्ड निकला है लाइट से, ठीक है। सो आप चाहे इंटेंसिटी ऑफ लाइट लिख दें या लुमिनियस इंटेंसिटी लिख दें, वो एक ही बात है। इसका यूनिट होता है कैंडेला और इसको हम CD से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसका होता है मोल और इसको हम MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट या ना सब्सटेंस, वो होता है, ठीक है। उसको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहते हैं, उसको मोल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको MOL से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ऐसा यूनिट मोल होता है। अच्छा, आपने केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा कि मोल क्या होता है, ठीक है। केमिस्ट्री में आपका आएगा मोल क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिजिक्स में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या मोल वगैरह का थोड़ा कम यूज़ होता है, बट इसको आपने देखना है, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। सो ये जो है हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ थी, ठीक है। ये वाली आपने क्या करना है, आपने इनको याद कर लेना है, ठीक है। इनको याद करेंगे तो आपको ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी समझ में आएंगी, अदरवाइज आपको जो है वो फर्दर समझ में नहीं आएगा। तो आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है। आई होप आपको समझ में आया होगा जितना मैंने समझाया। इस लेक्चर में हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के डेफिनेशंस को देखा है, कितनी होती हैं वो देखा है, 7 होती हैं, याद रखिएगा। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ 7 होती हैं और हमने इसकी देखा है कि कौन कौन सी होती हैं, हमने उसको नोट किया है। और ये आज का लेक्चर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। And also like, share and subscribe this channel for new videos and for more lectures on class 9 and class metric. So Allah Hafiz.